नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्वों के बारे में। तो नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? नीति निदेशक तत्व लिए गए आयरलैंड के संविधान से। और नीति निदेशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किया गया है। तो इस प्रकार नीति निदेशक तत्व बताए गए हमारे संविधान में, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। अभी तो चलते हैं। तो इनका उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और इनका उद्देश्य क्या है, मतलब तो इसको भी देख लेते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना। तो नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य है आर्थिक एवं सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। तो इसमें राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं जिससे राज्य जनता की भलाई कर सके और अपने आप की उन्नति कर सके। तो इसमें एक बात और है महत्वपूर्ण, वो है ये न्यायालय में जो नीति निदेशक तत्व है वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। और इनकी अगर इनके प्रावधान कहाँ से लिया गया है ये देखते हैं, तो ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए? तो इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए एक एक अनुच्छेद कहाँ क्या वर्णन है उसको देखते हैं। तो इसमें जो पहला अनुच्छेद है जिसमें 38 से ही देखते हैं, तो अनुच्छेद 38 में दिया गया है समान न्याय। मतलब भारत में जो भी नागरिक निवास करते हैं, जो भारतीय नागरिक है, उनको समान न्याय प्रदान करना, किसी भी प्रकार के भेदभाव किए बिना। जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आधार पर समान न्याय की व्यवस्था करना। तो ये अनुच्छेद 38 में इसका वर्णन किया गया है। आगे अनुच्छेद 39 में बताया गया है जीविका के समान अवसर उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 में जीविका के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना इसका भी उल्लेख है। और इसमें महिलाओं और पुरुषों को समान आजीविका देने का भी उल्लेख किया गया है, इसमें प्रावधान है। और अनुच्छेद 39 के में गरीब व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का भी उल्लेख किया गया है, जिससे वो न्याय से वंचित ना रह सके और समान रूप से न्याय प्राप्त कर सके। और अनुच्छेद 39 में
ग्राम पंचायतों के गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है राज्य को, जिससे स्थानीय स्वशासन के सपने को साकार किया जा सके और ग्राम पंचायतों को ऐसा अधिकार प्रदान करे जिससे वो स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के रूप में सफल हो सके और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सपना साकार हो सके। तो आगे देखते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता, काम प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना और लोक सहायता प्राप्त करने प्रदान करना, राज्य को लोगों को सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। और अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 में प्रत्येक नागरिक को काम की व्यवस्था, काम या मजदूरी के लिए जो व्यवस्था है वो करने का निर्देश दिया गया है। और प्रसूति सहायता, जो भारत में जो गरीब और कुपोषित जो वर्ग है उनके लिए प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, जिससे मृत्यु दर को कम किया जा सके और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदान की जा सके, जिससे कुपोषण समाप्त होगा और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। तो इसका निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 में जो मजदूर वर्ग है, काम काज करने वाला जो वर्ग है, उसके हितों का संरक्षण करने का निर्देश राज्य को दिया गया है। और इसी में यह भी निर्देश दिया गया है कि गांवों में कुटीर उद्योगों की स्थापना को राज्य द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिससे गांवों में अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था हो सके और लोगों को पलायन नहीं करना पड़े और हर प्रकार से बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके गांवों में। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून व्यवस्था होनी चाहिए। जो विशिष्ट कानून बनाए गए हैं, जो विशिष्ट कानून हैं, उनको समाप्त कर भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना एक समान कानून का इसमें निर्देश दिया गया है, जो अभी चर्चा का विषय भी बना हुआ है, समान नागरिक संहिता। आगे अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष की आयु तक के बालकों बालिकाओं आदि को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का राज्य को निर्देश दिया गया है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि राज्य को 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, निःशुल्क व अनिवार्य, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और आगे देखते हैं अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 में SC ST और कमजोर वर्गों को शोषण से बचाने के लिए राज्य को प्रावधान करना चाहिए और उनकी शोषण से रक्षा करना राज्य का कर्तव्य बताया गया है। उनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान किया जाए जिससे उनका शोषण नहीं हो। तो आगे है अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 में जो पोषाहार व्यवस्था के बारे में प्रावधान किया गया है, जो अभी स्कूलों में पोषाहार और जो गरीब वर्गों को जो पोषाहार वितरित किया जाता है उसके बारे में अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों के जो उल्लेख है उसमें अनुच्छेद 47 में उसका वर्णन है। और इसी में एक वर्णन यह भी है कि जो मादक पदार्थ है, जिससे नशीले पदार्थ है, उनसे जनता को हानि हो सकती है और देश के स्वास्थ्य पर, देश के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो जो पदार्थ औषधीय पदार्थ है उनको छोड़कर अन्य जो हानिकारक जो मादक द्रव्य नशीले पदार्थ है उन पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रकार का लगाना चाहिए, इस प्रकार का राज्य को निर्देश दिया गया है। आगे है अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 48 में
कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रणाली को अपनाने पर जोर देना चाहिए। इस प्रकार का राज्य को व्यवस्था करनी चाहिए, यह राज्य को निर्देश दिया गया है। और इसमें पशुओं के नस्ल सुधार और कृषि में बीज के जो उन्नत कृषि पर जोर देने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है। तो यह कार्य अभी वर्तमान में जारी है और अभी नई नई तकनीकें पशुओं की नई नई नस्लों को प्राप्त करने, उनमें सुधार करने का प्रयास जारी है वर्तमान में। और तो इधर देखते हैं अब अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक है, जो जिनसे हमारा संस्कृति जुड़ी हुई है, जिससे हमारी प्राचीन गौरव जुड़ा हुआ है, तो और जो राष्ट्रीय महत्व के जो अन्य स्मारक है उनके संरक्षण के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है और इनका संरक्षण राज्य की जिम्मेदारी बताई गई है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का सुझाव दिया गया है, जिससे कि लोक सेवाओं में किसी प्रकार का रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और आदि नहीं हो और न्याय निष्पक्ष रूप से हो सके। तो इसके लिए ये व्यवस्था अनुच्छेद 50 में की गई है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य को प्रयास करने के निर्देश दिए गए और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा करने का भी राज्य को निर्देश दिया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम हो सके और सभी देशों का हित हो सके और राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे और राज्य के नागरिकों को अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं से वंचित नहीं रहना पड़े और राज्य और नागरिकों का अधिकतम विकास हो सके और उनके सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सके। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने देखा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में और एक एक पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो हमें उम्मीद है कि आपने इस क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा और इससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।